बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 फिज़िकल ऑप्टिक्स। स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले क्लास 10th में चैप्टर नंबर 12 के अंदर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को पढ़ा और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के जो मेन पॉइंट थे या जो मेन कंटेंट था उसका वो था आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसके अलावा आपने लेंसेज के बारे में और मिरर्स के बारे में स्टडी की। यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल ऑप्टिक्स को। तो बेसिकली फिजिकल ऑप्टिक्स है क्या? फिजिकल ऑप्टिक्स एक ऑप्टिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये थ्री फिनोमिनास बड़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा ऑप्टिक्स की भी डेफिनेशन आपने सुन रखी होगी कि ऑप्टिक्स एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लाइट की रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन और प्रोपागेशन ऑफ जो लाइट है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 का वो तो है वेव फ्रंट। ठीक है, लेकिन वेव फ्रंट को स्टडी करने से पहले हम कुछ जो लाइट की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं या जो लाइट का बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो लाइट थी उसको कैसे इन्वेंट किया गया या उसके ऊपर कैसे वर्क किया गया और कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइट के ऊपर वर्क किया और एक्सपेरिमेंटली उन्होंने क्या क्या चीज़ें प्रूव की। 1675 के अंदर सबसे पहले जो फर्स्ट एक साइंटिस्ट जिसने काम किया लाइट के ऊपर वो था न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट को पेश किया और उनकी इस थ्योरी के मुताबिक लाइट का कोई भी जो सोर्स है उससे जो लाइट एमिट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होती है, यानी कि छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में जो लाइट है वो एमिट होती है। मतलब ये कि आइजैक न्यूटन का कहना ये था कि लाइट पार्टिकल नेचर रखती है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी वो इन्वेंट की। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब देखें यहाँ तक अगर हम इसको देखें कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इसका क्या मतलब है कि लाइट पार्टिकल नेचर रखती है। मतलब ये कि आप एक लेज़र लाइट को ऑन करें और लेज़र लाइट को आप ऑन करके किसी एक वॉल के ऊपर फॉल करते हो, किसी दीवार के ऊपर वो लाइट फॉल करते हो, तो आपको नजर आ रहा होगा कि लाइट इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल जस्ट आपके उस लेज़र से निकल के दीवार के ऊपर फॉल कर रही है, वो रूम के अंदर फैल नहीं रही। ठीक है, लेकिन इसके बरक्स आप क्या करते हैं कि जब किसी एक रूम के अंदर आप लाइट को ऑन करते हैं तो वो लाइट क्या करती है, पूरे रूम में फैल जाती है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जब आपने बल्ब को ऑन किया तो उसकी लाइट किसी सामने वाली जस्ट वॉल के ऊपर फॉल होनी चाहिए थी, ना कि पूरे रूम के अंदर फैलनी चाहिए थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस टाइम पे इस तरह का भी एक कंसेप्ट जनरेट हुआ कि लाइट है जो वो जस्ट पार्टिकल नेचर नहीं, बल्कि इसके अलावा इसके अंदर एक और नेचर भी है जो कि इसको फैलने में हेल्प कर रही है। फिर विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। हाँ जी, ये बात तो आज भी मानी जाती है कि लाइट की जो स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम के अंदर डिफरेंट होती है। ठीक है, लेकिन उस वक्त ये जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी ये उस वक्त की कामयाब तरीन थ्योरी मानी जा रही थी और इसको सक्सेसफुल माना जा रहा था। लेकिन न्यूटन उस वक्त ये जो तीन फिनोमिनास थे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट और पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इन तीनों को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था। ये थ्री फिनोमिनास वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन उसी के कुछ टाइम के बाद, मीन के 1675 से 3 साल बाद 1678 के अंदर हाइजन एक साइंटिस्ट था जिसने लाइट के ऊपर दोबारा से वर्क किया और उसने बोला कि लाइट एक मैकेनिकल वेव की नेचर रखती है। ठीक है, अभी मैकेनिकल की तरफ भी आते हैं, लेकिन उस वक्त जो हाइजन था उसने एक यानी कि एक साइंटिस्ट था ये, और इसने लाइट के बारे में बोला कि लाइट रखती है वेव नेचर। ठीक है, 1850 के अंदर एक साइंटिस्ट था फोकॉल्ट, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया कि जो लाइट है वो लाइट की जो स्पीड है वो रेयर मीडियम के अंदर ग्रेटर होती है और डेंसर मीडियम के अंदर वो कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर इस टाइम को देखा जाए 1675 को और इस टाइम को देखा जाए तो लगभग हमारे पास 175 साल का टाइम बनता है। इतने टाइम के बाद जाके जो एक फोकॉल्ट साइंटिस्ट था उसने ये प्रूव किया कि जो लाइट की स्पीड है वो रेयर मीडियम के अंदर ज़्यादा होती है, डेंसर मीडियम के अंदर कम होती है। लेकिन इससे पहले तक का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था
न्यूटन का भी और जो हाइजन था इसका भी, कि लाइट है जो वो डेंसर मीडियम के अंदर ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करती है एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। ठीक है, और उसके लिए बाकायदा उस टाइम पे एक ईथर थ्योरी को भी इन्वेंट किया गया। ठीक है, उस वक्त यानी कि जो हाइजन प्रिंसिपल था, या हाइजन एक साइंटिस्ट था, इसने बाद में एक हाइजन प्रिंसिपल भी दिया लाइट के रिलेटेड। हाइजन का कहना यह था कि लाइट रखती है मैकेनिकल नेचर। देखें, मैकेनिकल नेचर अगर रखती है तो उसके लिए मैकेनिकल नेचर के लिए तो एक मीडियम की ज़रूरत होती है, यानी कि मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत है। और हमें तो पता है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको तो मीडियम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तो सारा काम बाद में आके हुआ। उस वक्त जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि लाइट मैकेनिकल वेव की नेचर रखती है, और उसके लिए एक ईथर थ्योरी को भी उस टाइम पे डेवलप किया गया। और वो ईथर थ्योरी क्या थी कि उसने उस टाइम पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि कैसे जो स्पीड है लाइट की वो डेंसर मीडियम के अंदर ज़्यादा और रेयर मीडियम के अंदर कम है। उसके लिए एक ईथर थ्योरी पेश की गई, और उसका जो फार्मूला था वो सेम जो मैकेनिकल वेव्स का फार्मूला, जैसे आप चैप्टर नंबर 8 में पढ़ चुके हैं मैकेनिकल वेव्स को, और उसके लिए हमने फार्मूला लिखा था स्पीड ऑफ जो साउंड है उसको चेक करने के लिए हम फार्मूला लिखते हैं v इज इक्वल टू ई ओवर डेंसिटी, इलास्टिसिटी ओवर डेंसिटी। तो ये तो बात हम कर रहे थे किसी मैकेनिकल मीडियम, यानी कि वहां पे चैप्टर नंबर 8 में आपने देखा कि जब आप किसी एक रस्सी को हाथ में पकड़ के और उसका दूसरा एंड किसी एक वॉल्व के साथ बांध देते हो और उसको अप एंड डाउन मूव करते हो, तो उसके अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो वेव्स आप देखें किसी एक मीडियम के थ्रू मूव करके जा रही हैं, उनको हम मैकेनिकल वेव्स का नाम देते हैं। तो ईथर थ्योरी हमें ये बताती है कि उस टाइम पे ये माना जा रहा था कि अगर फर्ज कर लें हम यहाँ पे एक सूरज को कंसीडर करते हैं और यहाँ पे जमीन के ऊपर कोई एक पर्सन खड़ा है, तो देखें सूरज से जो लाइट जमीन के ऊपर पहुंचती है तो क्या वो किसी मीडियम के थ्रू पहुंचती है? नहीं, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनको तो मूव करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस टाइम पे जो हाइजन और न्यूटन था उनका मानना ये था कि सूरज से लेके अर्थ तक के दरमियान ये जो मीडियम मौजूद है ये एक ईथर मीडियम है। ठीक है, और इस ईथर मीडियम के लिए उन्होंने बोला कि अगर हम ये फार्मूला यूज करें, मीन के ये जो मीडियम है ये इस किस्म का मीडियम है कि जो ए वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक मीडियम कॉल्ड ईथर मीडियम, यानी कि ईथर मीडियम को उन्होंने ये कंसीडर किया कि ये एक ऐसा मीडियम है जिसकी डाइल्यूशन मीन के उसकी डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है, और उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। अब देखिए एक चीज, जब हमारे पास डेंसिटी अगर वो कम होती जा रही है और उसके बरक्स हमारे पास जो इलास्टिसिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है, तो इलास्टिसिटी के इंक्रीज होने से ऑब्वियसली जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी इंक्रीज होगी। तो उस टाइम पे तो यही कंसीडर किया गया कि वाकई जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम के अंदर ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू रेयर मीडियम, क्योंकि डेंसर जो मीडियम होता है उसकी इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होती है। लेकिन ये तो बाद में आके जब साइंटिस्ट ने वर्क किया और उन्होंने बोला कि 1850 के अंदर ये जब वर्क किया गया और फिर उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया गया कि जो लाइट की स्पीड है वो ग्रेटर होती है रेयर मीडियम के अंदर और डेंसर मीडियम के अंदर वो कम हो जाती है। तो इसके बाद एक लास्ट पे कंसेप्ट जो कि 1858 में हमारे पास आया प्लांक्स के थ्रू। प्लांक्स एक साइंटिस्ट था जिसने न्यूटन और हाइजन का जो झगड़ा था वो ख़त्म किया, क्योंकि न्यूटन का कहना यह था कि लाइट है जो वो पार्टिकल नेचर रखती है, और जो हमारे पास हाइजन प्रिंसिपल है या हाइजन जो साइंटिस्ट था उसका कहना था कि लाइट वेव नेचर रखती है। लेकिन जो प्लांक्स ने लाइट के ऊपर वर्क किया उसने बोला कि लाइट ड्यूल नेचर रखती है, ठीक है, यानी कि वो पार्टिकल नेचर के भी तौर पे बिहेव करेगी और इसके अलावा वो वेव नेचर के तौर पे भी बिहेव करेगी। तो अभी जो हम ये चैप्टर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे लाइट का जो वेव बिहेवियर है इन दी फॉर्म ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट और पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसका जो पार्टिकल बिहेवियर है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सेकेंड ईयर की फिजिक्स है उसके चैप्टर नंबर 19 के अंदर उसको हम थारोली स्टडी करेंगे। तो ये तो था कुछ हमारे पास इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम आते हैं अब वेव फ्रंट पे कि व्हाट इज वेव फ्रंट। ठीक है, वेव फ्रंट क्या चीज़ है, डेफिनेशन पे आते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसको थोड़ा सा ग्राफिकली देख लेते हैं या इसको थोड़ा सा हम इसकी फिगर के थ्रू देख लेते हैं कि फिगर हमें क्या चीज़ बता रही है। उसके बाद हम डेफिनेशन पे आते हैं। देखें आपके पास यहाँ पे ये कोई सोर्स है जिसको हम सन कंसीडर कर रहे हैं और सन से इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर फॉर्म ये जो हमारे पास वेव्स हैं ये एमिट हो रही हैं। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि इस
सूरज से जो वेव्स हैं वो यहाँ पे तो जस्ट मैंने इसको 4 डायरेक्शन के अंदर इसको मैंने मेंशन किया, लेकिन आप जानते हैं कि आपके पास जो नंबर ऑफ वेव्स हैं वो हर डायरेक्शन के अंदर इस तरह से मूव करेंगी, यानी कि जो सूरज है उससे 360 डायमेंशन के अंदर या 360 डायरेक्शन के अंदर जो एंगल के अंदर जो लाइट्स हैं वो एमिट्स होती हैं। तो देखिए यहाँ से अगर एक लाइट एमिट हो रही है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेव, यहाँ से भी एक जो वेव है वो एमिट हो रही है, यहाँ से भी एक वेव एमिट हो रही है। हम अगर ऐसा कर दें कि ये जो चारों वेव बन रही है इनका जो क्रस्ट है अगर उसको कंसीडर किया जाए और इस तरह पॉइंट बना दिए जाएं और उन पॉइंट्स को आपस में फिर मिला दिया जाए, तो देखें आपके पास एक सर्कुलर फॉर्म में एक वेव बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह आप क्या करते हैं कि ये आपकी वेव जो आगे बढ़ती जा रही है, अब एक क्रस्ट आपने लिया, इसके बाद अब नेक्स्ट जो कंसेक्यूटिव क्रस्ट होगा उसको लें, ये एक पॉइंट है। इस वेव का नेक्स्ट जो कंसेक्यूटिव यानी कि एक के बाद दूसरा आने वाला जो क्रस्ट वो ये वाला, इस वेव का ये बनेगा, इस वेव का ये बनेगा। इनको भी अगर हम ज्वाइन करें आपस में तो ये भी हमारे पास एक सर्कल बन रहा है। इसी तरह नेक्स्ट जो क्रस्ट है उसको भी अगर हम इसी तरह से पॉइंट बनाएं और पॉइंट बनाने के बाद उसको ऐड करें तो देखें आप यहाँ पे जो वेव्स जनरेट हो रही हैं वो इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर वेव, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, वो स्फेरिकल जो वेव्स हैं वो जनरेट हो रही हैं। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। ए सरफेस ऑन विच ऑल द पॉइंट हैव द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि कोई ऐसी सरफेस जिसमें सब पॉइंट हैं जो वो सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन रखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा सब क्रस्ट आपस में अपनी वाइब्रेशन कर रहे हैं तो एक वेव को जनरेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये वाले सब क्रस्ट आपस में वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये एक प्रोसेस चलता जाएगा जिसकी वजह से हमारी वेव्स बनती जाएंगी और इसी सर्कुलर पाथ को जो हमारे पास ये सर्कल बन रहा है इसी को हम नाम देते हैं वेव फ्रंट का। ठीक है, अब इसके बाद देखें कि हम देखते हैं कि सूरज से जो हमारे पास लाइट है क्या वो सर्कुलर फॉर्म में आती है। आप कभी ऐसा करें कि आप एक रूम के अंदर बैठे हुए हों और उस रूम के अंदर सूरज की लाइट आ रही है तो आप साइड से उसको ज़रा इमेजिन करें थोड़ा सा कि वो लाइट बिल्कुल रेज की फॉर्म में, मीन के यहाँ पे आप रूम में हैं और यहाँ से सन लाइट जो उस रूम के अंदर दाखिल हो रही है वो इस तरह बिल्कुल रेज की फॉर्म में इंटर होगी। ठीक है, इस तरह स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में इंटर होगी। तो देखें सूरज तो स्फेरिकल फॉर्म में जो लाइट है वो एमिट कर रहा है, लेकिन आपके पास वो इस तरह जो प्लेन वेव के फॉर्म में क्यों आपके पास आ रही है, उसकी वजह क्या है। देखें सूरज हमसे बहुत दूरी पे है, उससे ये जो प्रोड्यूस होने वाली वेव्स हैं ये जब हम तक आ रही हैं तो बेशक वो सर्कुलर फॉर्म में ही आ रही हैं, लेकिन हम तक उस लाइट का जस्ट ये पोर्शन एक पहुंच रहा है, यानी कि ये जो सर्कुलर फॉर्म में जो वेव आ रही थी उसका जस्ट ये वाला पोर्शन हम तक पहुंच रहा है। तो देखें अगर इस पोर्शन को कंसीडर किया जाए तो ये पोर्शन हमें एक स्फेरिकल के बजाय एक स्ट्रेट लाइन के अंदर नजर आ रहा है, ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन अगर इतने ही पोर्शन को मैं यहां पे ले आता हूं तो देखें वो हमें स्फेरिकल फॉर्म में नजर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर उसी पोर्शन को मैं यहां पे ले जाता हूं तो वो हमारे पास प्लेन फॉर्म में आना शुरू हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जब किसी सोर्स से किसी खास डिस्टेंस तक मूव करके जाती है और उस डिस्टेंस से फिर आगे फर्दर बढ़ना शुरू होती है तो वो अपनी स्फेरिकल नेचर को खत्म करके प्लेन वेव के अंदर आना शुरू कर देती है, प्लेन फॉर्म में वो बनना स्टार्ट हो जाती है। आप देखें ये जो लाइट है सूरज की ये इस फॉर्म में हमारे पास आना शुरू होगी और ये हमने उसके ऊपर ये जो लाइट का प्लेन था उसके ऊपर हमने वेक्टर्स ड्रॉ कर दिए हैं। वेक्टर्स मीन के ये हमें लाइट की डायरेक्शन बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक सन सोर्स है जिससे जो लाइट है वो इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रही है। ठीक है, तो प्लेन वेव पे जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर हमें उस लाइट की डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स जो होती हैं प्लेन वेव की, वेव फ्रंट की जो 2 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले प्लेन वेव, इट इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल वेव विच ऑब्जर्व्ड एट फॉर अवे फ्रॉम द सोर्स। अभी जो चीज़ हमने डिस्कस की कि बेसिकली जो प्लेन वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल वेव का ही हिस्सा है जो कि किसी खास दूरी पे जाके हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। फिर उसके बाद स्फेरिकल वेव फ्रंट नियर द सोर्स एग्जिस्ट इन स्फेरिकल शेप, यानी कि सोर्स के करीब जो हमारे पास स्फेरिकल सर्कल बनेंगे उनको हम स्फेरिकल वेव फ्रंट का नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक था कुछ लाइट का इंट्रोडक्शन।
ठीक है। फिजिकल ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा हमने, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में किन साइंटिस्ट ने कैसे काम किया, लाइट को कैसे उन्होंने डिस्कवर किया, क्या क्या नेचर्स उन्होंने डिस्कवर की, और व्हाट इज़ वेव फ्रंट क्या है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम लेके आगे जो हाइजन प्रिंसिपल है उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक के लिए इस चैप्टर को हमने स्टडी करना है, और उसमें वेव फ्रंट आपको बहुत ज़्यादा आपके पूरे चैप्टर के अंदर वेव फ्रंट का जो कंसेप्ट है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो इसको अच्छी तरह से समझे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हाइजन प्रिंसिपल का है, और उसमें दोबारा से ऑलमोस्ट यही टॉपिक रिपीट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।